हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये वीडियो है, पहले ही बता देता हूँ आपको कि वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, बट मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पेरिकार्डियम जो टॉपिक है वो आपका टिक्सों पे हो जाएगा। इस एक वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर, सेम वीडियो के अंदर मैं पेरिकार्डियम है इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी लेयर होती है पेरिकार्डियम के अंदर, वो सारी चीज़ें देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। और हार्ट्स की वाल भी देखेंगे अपन इसी वीडियो के अंदर। और जो पेरिकार्डियम की जो नर्व सप्लाई है वो देखेंगे, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके डायग्राम भी देखेंगे। और साथ में जो पेरिकार्डियम का जो क्लिनिक पोर्शन है वो भी देखेंगे। जनरली होता क्या है कि जो पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम और प्लूरा, इन तीनों की अगर बात की जाए तो इन तीनों का जो डेवलपमेंट होता है, तीनों की जो नर्व सप्लाई होती है और जो तीनों मतलब किस के लिए सेंसिटिव होते हैं, वो पेन कौन से पेन सेंसिटिव होते हैं, कौन सी लेयर, इन सभी की। तो ये तीनों का ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सबके अंदर समान होता है। तो अगर ये वीडियो देख लेते हो आप तो इससे आपका जो प्लूरा वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर होगा और जो पेरिटोनियम वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर होगा। करेक्ट। और इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें बताऊंगा आपको बस ढंग से देखना है और ढंग से सुनना है, बस कुछ भी नहीं करना, आपको नोट डाउन कुछ भी नहीं करना। नोट डाउन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप, मेरा जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी आप नोट्स हैं इसके पेरिकार्डियम के, वो आप वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, और वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। जो मेरे डायरेक्ट, जब आप लिंक को डायरेक्ट ओपन करते हो तो मेरे फेसबुक पेज गुनाहो 37 पे जाके ओपन होता है, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो पेज को। दूसरी कंडीशन कि, या फिर आप ऐसा करो कि वहाँ से मैं नीचे की तरफ, वहाँ पे नोट्स के वहाँ पे नीचे एक टेलीग्राम का भी लिंक दे दूँगा जो आपको डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करवाएगा, और जिनसे आप जो टेलीग्राम पे जो मैं नोट्स डालता हूँ वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हो। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, पेन कॉपी एक तरफ रखनी है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है कि पेरिकार्डियम है ये होता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो पेरिकार्डियम है ये पेरिकार्डियम होता क्या है। करेक्ट। अगर पेरिकार्डियम की अगर बात की जाए तो जो हमारे हार्ट की अगर बात की जाए तो जो हार्ट के बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है ना, उसी को बोला जाता है पेरिकार्डियम। और लंग्स के बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है उसको प्लूरा बोला जाता है, और जो किडनी के बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है उसको पेरिटोनियम बोला जाता है। करेक्ट। अब जानता हूं कि जो पेरिकार्डियम है इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो मैं फंक्शन देख लेता हूं, तो ध्यान से देखिएगा फंक्शन होते क्या है, बता देता हूं आपको। तो अगर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन क्या होता है कि मान लो ये जो मेरा हाथ है ये एक तरह का हर्ट है। करेक्ट। अब हर्ट के बाहर की तरफ ये जो कवरिंग कर रखी है मैंने दूसरे हाथ से, ये मान लो एक तरह क्या पेरिकार्डियम की कवरिंग है। तो नीचे तो है मेरा हर्ट और ऊपर है ये पेरिकार्डियम की कवरिंग। करेक्ट। तो हमें क्या है कि जो पेरिकार्डियम क्या करता है कि जो हार्ट की जो पोजीशन होती है उसको फिक्स करके रखता है। मतलब ये हार्ट के बाहर की तरफ ऐसे पेरिकार्डियम की कवरिंग होगी, तो मतलब ये पेरिकार्डियम की वजह से जो हमारा हार्ट है वो इधर उधर हिले डुले नहीं। करेक्ट। मतलब इसकी पोजीशन है वो फिक्स रहे हमारे थोरेक्स रीजन के अंदर, तो उसमें ये हेल्प करता है। एक तो ये फंक्शन हुआ। दूसरी बात ये है कि जो एक डायरेक्ट हमारे जो हार्ट से अटैच हो जाता है ये, और दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर जो, अगर बात की जाए लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट्स है, वो लिगामेंट्स की अगर बात करो तो वो लिगामेंट्स डायरेक्ट ये हमारा जो हर्ट होता है इस हर्ट से डायरेक्ट अटैच नहीं होते। तो दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि हर्ट से अगर लिगामेंट अटैच नहीं होते तो फिर किससे होते हैं। तो जो हर्ट के बाहर की तरफ जो पेरिकार्डियम की जो कवरिंग होती है, इस पेरिकार्डियम की कवरिंग से ही वो जो लिगामेंट्स होते हैं वो इससे अटैचमेंट होते हैं। और उनकी अलग अलग तरह के डायरेक्शन में अलग अलग तरह के लिगामेंट्स हैं। एंटर साइड अलग है, पोस्टीरियर साइड अलग है, अपेक्स होगा और बैक्स पे अलग अलग तरह की चीज़ें पे अलग अलग तरह के लिगामेंट्स हैं। पहला फंक्शन तो ये हुआ इसका। करेक्ट। दूसरे फंक्शन की बात की जाए तो जब हमारा ये हार्ट है तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, ऐसे लब डब करेगा,
जब ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिसकी वजह से दो तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, एक लब साउंड और एक डब साउंड, करेक्ट, जब अपन पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा पता होना चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन एरिया। रेस्ट्रिक्शन एरिया क्या होता है कि जब हमारा हार्ट है, जब बीट करता है, जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है, करेक्ट। तो मतलब ये जो इसका जो डायमीटर है, हार्ट का जो डायमीटर है, मतलब इतने पोर्शन में ये मतलब ये फैल सकता है। तो इसके बाहर की तरफ जो पेरिकार्डियम की जो कवरिंग होती है, ये इसको क्या करता है कि ये पेरिकार्डियम इसको क्या करती है, रेस्ट्रिक्टेड कर देती है कि मतलब इससे ज़्यादा एरिया में आपको थोरेक्स के अंदर फैलना नहीं है, इतने ही एरिया के अंदर आपको फैलना है। तो एक फंक्शन इसका ये हो गया, करेक्ट। अब बात करते हैं, अगर पेरिकार्डियम की अगर जभी भी बात की जाए तो पेरिकार्डियम की दो तरह की लेयर होती है, एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक होती है सीरस पेरिकार्डियम, करेक्ट। अब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम की अगर जभी भी बात की जाए, और अगर ये बहुत सारे तरह के लिगामेंट्स हैं इससे अटैच होते हैं, अभी देखेंगे अपन सारी चीज़ें अब, और उनसे रिलेटेड होते हैं। और जो सीरस पेरिकार्डियम की अगर बात की जाए तो सीरस पेरिकार्डियम भी दो तरह की लेयर में डिवाइड होता है, फिर अगेन पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। और जो विसरल लेयर होती है, इस विसरल लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, करेक्ट। और ये जो एपिकार्डियम है, इस एपिकार्डियम, ये देखो जो पेराइटल लेयर, विसरल लेयर की अगर बात की जाए तो ये हमारी हार्ट की वॉल नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ, ये तो पेरिकार्डियम की लेयर है। जनरली हार्ट की वॉल है वो तीन तरह की होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और जो विसरल लेयर है एपिकार्डियम की, तो ये विसरल लेयर है, इसी को एपिकार्डियम बोला जाता है, इसका दूसरा नाम। तो सबसे बाहर की अगर बात की जाए, आउटर साइड की अगर बात की जाए, तो सबसे बाहर की तरफ होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके अंदर की तरफ होती है पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम, फिर उसके नीचे की तरफ होता है विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और फिर उसके नीचे की तरफ होती है हमारी हार्ट की वाल बाहर वाली एपिकार्डियम, फिर हार्ट की सेकंड वाल मायोकार्डियम, और फिर उसके नीचे की तरफ होता है एंडोकार्डियम। ये होता है इनर साइड, करेक्ट। तो ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया ना, ये इसी सीक्वेंस के हिसाब से होता है। आउटर साइड से जब इनर साइड में अपन जाते हैं, जब इसका सर्जरी करते हैं या कुछ ऑर्गन निकालना होता है, या फिर कुछ ऑर्गन अपन कुछ चीज़ डालनी हो हार्ट के अंदर, या हार्ट से कुछ चीज़ निकालनी हो, तब ये हमें इस सीक्वेंस से पास होके गुजरना पड़ता है, करेक्ट। अब सबसे और एक पेरिकार्डियम का कंटेंट भी देखेंगे, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कंटेंट। अभी के लिए आप इतना सा दिमाग में देख लो, याद कर लो कि कंटेंट देखेंगे। अब होता क्या है, मैंने अभी अभी कहा आपसे कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम की अगर बात की जाए, इसका जो शेप होता है वो कौन शेप होता है। तो जाहिर सी बात है कि कौन शेप होगा तो उसके अपेक्स भी होगा। कौन कुछ इस तरह से होता है ना, तो कौन होगा तो उसका अपेक्स भी होगा और उसका बेस भी होगा। तो इसके अंदर ये जो लिगामेंट्स है ये इससे रिलेटेड होते हैं और अटैचमेंट होते हैं अपेक्स, बेस, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड और ईच साइड की बात की जाए। अगर अपेक्स की अगर जभी भी बात की जाए तो अपेक्स क्या है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स के जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है टूनिका एडवेंशिया, और जो टूनिका एडवेंशिया और टूनिका एक्सटर्ना की अगर बात की जाए तो उससे ये फ्यूज होता है उसके साथ, करेक्ट। तीन तरह की लेयर होती है ना ब्लड वेसल्स के अंदर, तो सबसे बाहर की तरफ टूनिका एक्सटर्ना, बीच के अंदर टूनिका मीडिया और अंदर की तरफ टूनिका इंटाइना। तो जो सबसे बाहर वाली है टूनिका एक्सटर्ना और जो एडवेंशिया, सबसे बाहर वाली लेयर ब्लड वेसल्स की, उसके साथ ये अपेक्स से फ्यूज हो जाता है। सेकेंड अपन बात करते हैं बेस के बारे में। तो जो अपन को पता है कि जो हमारा हार्ट है, ये हार्ट है, तो हार्ट के नीचे हार्ट किस पे लोकेटेड होता है, डायफ्राम पे। इस नीचे की तरफ डायफ्राम ही तो होता है ना हार्ट के। तो वो और हार्ट और जो डायफ्राम है इसके बीच में एक, कहने का अभी बताऊंगा मैं आपको, कि एक टेंडन प्रेजेंट होता है, करेक्ट। हार्ट ऊपर हार्ट होगा, नीचे है डायफ्राम, करेक्ट। तो हार्ट और डायफ्राम के बीच में एक टेंडन प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो ये बेस पे प्रेजेंट होता है यहाँ, करेक्ट। होना भी चाहिए बेस पे, क्यों? क्योंकि नीचे तो डायफ्राम है तो बेस पे ही तो होगा ना। अब दूसरी बात ये है कि एंटीरियर साइड की अगर जभी भी बात की जाए तो एंटीरियर साइड में क्या है कि एक स्टेनोपेरिकार्डियम लिगामेंट्स है, वो इससे अटैचमेंट होता है, उससे रिलेटेड होता है। और ये स्टेनोपेरिकार्डियम की अगर बात की जाए, अब नाम से पता चल रहा है कि स्टेनम और पेरिकार्डियम के बीच लिगामेंट होगा, तो स्टेनोपेरिकार्डियम लिगामेंट्स बोलेंगे उसको, करेक्ट।
और ये दो तरह से होता है, एक सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। करेक्ट, आगे जाके डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए आप नाम देख लो बस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्टीरियर की। अगर पोस्टीरियर की अगर जभी भी बात करें तो जो पोस्टीरियर है वो रिलेटेड होता है पोस्टीरियर साइड में, अपन को पता है ना कि ट्रेकिया, इसोफेगस, डिसेंडिंग अवोल्टा, ये सब चीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो पोस्टीरियर ये रिलेटेड किससे होगा, ये डिसेंडिंग अवोल्टा हमारे इसोफेगस से रिलेटेड होगा। और ईच साइड की अगर जभी पे बात की जाए तो ईच साइड ये रिलेटेड होता है हमारे फेनरिक नर्व से। और जो फेनरिक नर्व की जो रूट वैल्यू कितनी होती है, C3, C4 और C5। फेनरिक नर्व का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो, और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि इसके जो रूट वैल्यू है वो 345 से अपन याद कर सकते हैं। और जो ये तो है नर्व सप्लाई ईच साइड में, और अब जाहिर सी बात है कि नर्व सप्लाई होगी तो ब्लड सप्लाई भी होगी, और ब्लड सप्लाई क्या होती है, पेरिकार्डियो, जो पेरिकार्डियो फेनरिक वेसल्स होगी। नेक्स्ट एक चीज बता देता हूँ आपको, फेनरिक नर्व का एक पॉइंट ये है कि जो C3, C4 और जो C5 की अगर बात की जाए, जो सर्विकल वर्टिब्रा की अगर बात की जाए, तो इसमें जो मतलब ये अपन आगे जाके देखेंगे कि इसके जो डर्मेटोम्स पर लोकेटेड होता है। अब इसके जो C4, C5 के जो डर्मेटोम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो आगे अपन देखेंगे जब इसका नर्व सप्लाई देखेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम के 3 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको कि ये पेन सेंसिटिव होती है। सेकंड है सोमेटिक नर्व सप्लाई होती है, और सोमेटिक के अंदर भी जो फेनरिक नर्व सप्लाई करती है C3, C4 और C5। और जो डेवलपमेंट की अगर बात की जाए फाइब्रस पेरिकार्डियम का, वो सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से इसका डेवलपमेंट होता है। वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये पेन के लिए सेंसिटिव होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो डर्मेटोम्स होते हैं फेनरिक नर्व के, वो एक हमारे जो सुप्राक्लाविकल रीजन है हमारा शोल्डर का, वहां पे लोकेटेड होते हैं। और दूसरी वहां पे मैं ये भी बताऊंगा कि लेटरल टू नेक एरिया है, वहां पे पेन होता है, जनरली 2 जगह पेन होता है। अब दूसरी चीज, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो पेरिकार्डियो फेनरिक वेसल्स भी प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है नर्व सप्लाई होगी तो ब्लड सप्लाई भी होगी। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट ये है कि पेरिकार्डियो, जब फेनरिक नर्व पढ़ा था अपन ने तो वहां पे बताया था कि जो फेनरिक नर्व है एक मिक्स्ड नर्व होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फेनरिक नर्व का भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो वहां पे मैंने 2 चीजें बताई थी कि एक तो मिक्स्ड नर्व होती है और एक इसकी लोकेशन क्या होती है। लोकेशन की अगर जभी भी बात की अपन ने तो स्केलनस एंटेरियर के फ्रंट में, और जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है उसके बिहाइंड में ये लोकेटेड होती है। एक लोकेशन तो ये हो गई। नेक्स्ट है, मैंने वहां पे ये चीज बताई थी आपको कि मिक्स नर्व होती है। मिक्स नर्व होती है मतलब इसका मतलब ये है कि डायफ्राम, जो सेंसरी सप्लाई भी होगी इसके अंदर और मोटर सप्लाई भी होगी। और जो मोटर सप्लाई होती है वो एक होती है और वो होती है हमारे डायफ्राम के अंदर, करेक्ट, और डायफ्राम के अंदर होती है, करेक्ट। और जो सेंसरी सप्लाई होती है वो एक प्लूरा और पेरिकार्डियम से होती है। और जो प्लूरा की अगर बात की जाए तो एक मीडियास्टेनम प्लूरा और जो डायफ्रामेटिक प्लूरा, और डायफ्रामेटिक प्लूरा का भी जो एक इनर हाफ होता है वहां पे सेंसरी सप्लाई करती है। और सेकंड सप्लाई, और नेक्स्ट जो सप्लाई करती है जो फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का भी जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो सेंसरी सप्लाई होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो फेनरिक नर्व है ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इसके यहाँ पे एक सेंसरी सप्लाई करती है, मोटर सप्लाई नहीं करती। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि जो प्लूरा है, प्लूरा के अंदर जब मीडिया स्टेनम अपन पढ़ेंगे तो मीडिया स्टेनम जो प्लूरा है तो वहां पे भी इसके सेंसरी सप्लाई होती है। और जो डायफ्रामेटिक प्लूरा है उसका इनर हाफ होता है तो वहां पे भी इसकी सेंसरी सप्लाई होती है। वो चीजें अपन देख लिए थे फेनरिक नर्व के अंदर, तो उनसे डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मीडिया स्टेनम जब पढ़ते हैं तो वो 2 तरह से होता है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। और इन्फीरियर के अंदर भी 3 चीजें होती है, एक एंटीरियर, एक मिडल और एक पोस्टीरियर। अगर एंटीरियर की अगर बात की जाए तो एंटीरियर तो हमारे स्टेनोपेरिकार्डियम लिगामेंट से यहाँ पे ही होता है। और मिडल की अगर जब भी बात करते हैं तो ये जो हमारा जो डिसेंडिंग अवोल्टा है वो इससे रिलेटेड होता है। वो चीज़ें अपन देखेंगे मीडिया स्टेनम का, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
अब मैं बात कर लेता हूँ सीरस पेरिकार्डियम के बारे में। ध्यान से देखिएगा कि सीरस पेरिकार्डियम होता क्या है। अगर सीरस पेरिकार्डियम की अगर जभी भी बात की जाए तो मैं बता दे, तो सीरस पेरिकार्डियम के अंदर अपन ने देखा कि दो तरह की लेयर होती है। सबसे जो एक लेयर होती है पेराइटल लेयर, और एक होती है अंदर बाहर की तरफ पेराइटल लेयर, और अंदर की तरफ एक विसरल लेयर। जो पेराइटल लेयर और जो विसरल लेयर होती है, इस पेराइटल और जो विसरल लेयर की अगर जभी भी बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक पेरिकार्डियम कैविटी प्रेजेंट होती है, और इस पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और जो वो क्या है कि जब हमारा हार्ट है, जब बीट करता है हमारा हार्ट, तो बीट करने के दौरान हमारा ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो विसरल पेरिकार्डियम की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि जो पेराइटल लेयर और जो फाइब्रस लेयर की अगर बात की जाए तो पेराइटल लेयर है वो फ्यूज हो जाती है एक फाइब्रस लेयर पेरिकार्डियम के साथ। मतलब मैं बोल सकता हूं कि पेराइटल लेयर और फाइब्रस पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये दोनों आपस में फ्यूज होती है। और जो विसरल लेयर है जो सीरस पेरिकार्डियम की, वो फ्यूज हो जाती है हमारे हार्ट के साथ, क्योंकि इसके बाद में तो हार्ट की वाल आ जाती है ना यार, तो ये हमारे हार्ट के साथ फ्यूज होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों आपस में फ्यूज होती है तो इन दोनों की जो नर्व सप्लाई होगी वो भी सेम होगी, और इसकी जो नर्व सप्लाई होगी वो अलग होगी। करेक्ट। अब कहने का मतलब ये है कि ये हार्ट के साथ फ्यूज तो हो गई, बट एक्सेप्ट है कि जो कार्डिक ग्रूव की अगर बात की जाए तो वो कार्डिक ग्रूव है वो एक एक्सेप्शन है। अब कहने का मतलब ये है कि जब अपन और ये एक और वो सेपरेटेड होता है कार्डिक वेजल से, अपन देखेंगे। और नेक्स्ट ये है कि जो विसरल लेयर की अगर बात की जाए तो ये जो विसरल लेयर है ये हमारे एक रिफ्लेक्शन अराउंड अ ग्रेट वेजल्स ऑफ हार्ट है, वहां पे एक रिफ्लेक्शन ये करता है। कहने का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर रिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए तो रिफ्लेक्शन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं अपन रिफ्लेक्शन को एक डिटेल में। तो जो मतलब जो ट्रांसवर्स साइनस और एक ओब्लिक्व साइनस देखते हैं अपन वहां पे, और जो ट्रांसवर्स साइनस और ओब्लिक्व साइनस जो बाद में बनते हैं, पहले बनते हैं ये जो इनके जो लेयर होती है पेराइटल लेयर और विसरल लेयर बनती है, फिर उसके बाद में ये बनते हैं क्या पहले बनती है आर्टेरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब, और आर्टेरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब बनने के बाद में फिर बनते हैं हमारे ट्रांसवर्स साइनस और ओब्लिक्व साइनस। और ट्रांसवर्स साइनस का एक क्लिनिकल भी है, जब अपन कोई भी किसी भी तरह के मतलब अपन हार्ट के एंट्री पार्ट की जब सर्जरी करते हैं तो वहां पे जब अपनी फिंगर है वो डालते हैं तो वहां पे जो आर्टरी है वो आर्टरी आगे की तरफ हो जाती है और जो वेन है वो पीछे की तरफ हो जाती है। तो वह सारी चीजें अपन देखते हैं जब अपन ट्रांसवर्स साइनस का क्लिनिकल देखते हैं। तो ये चीजें अपन देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, तो आप एम्ब्रियोलॉजी के बुक के अंदर देख सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अपन ने कहा कि जो रिफ्लेक्शन होता है जो ग्रेट वेजल्स ऑफ हार्ट के अराउंड में, वो उसकी वजह से ये दो तरह की ट्यूब से उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और दो तरह की जो ट्यूब है उनका अरेंजमेंट होता है। अब जो आर्टेरियल के एंड पे जो ट्यूब का अरेंजमेंट होगा उसको आर्टेरियल ट्यूब बोलेंगे, जो वेनस के एंड पे जो अरेंजमेंट होगा उसको वेनस ट्यूब बोलेंगे। तो जो आर्टेरियल ट्यूब की अगर जभी भी बात करें तो जाहिर सी बात है कि आर्टेरियल एंड पे जो हमारा अल्टा पल्मोनरी ट्रंक ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो आर्टेरियल ट्यूब है वो एक हमारे अल्टा और पल्मोनरी ट्रंक के एनक्लोज प्रेजेंट होता है। अल्टा और जो पल्मोनरी ट्रंक है ये इसके एनक्लोज में प्रेजेंट होता है आर्टेरियल ट्यूब के। नेक्स्ट है जबकि वेनस ट्यूब की अगर बात की जाए तो ये वेनस ट्यूब के एनक्लोज में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और जो पल्मोनरी वेन होती है। और अपन को पता है कि चार तरह की पल्मोनरी वेन होती है जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती है, और जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है ये देखते हैं अपन जब हमारे राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड ड्रेन करते हैं तो वहां पे देखते हैं इनके थ्रू ही ब्लड ड्रेन होता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर। तो वो भी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, वो सारी चीजें हैं वो इसके एनक्लोज में होती है वेनस ट्यूब के। जाहिर सी बात है कि ये आर्टेरियल एंड ऑफ आर्टर ट्यूब्स के वहां पे होगी ये सारी स्ट्रक्चर अल्टा और पल्मोनरी ट्रंक, और ये जो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा ये एक वेनस एंड पे होगा हार्ट ट्यूब के। और
ये यहाँ पे इसके जो कंटेन है, मैंने कहा था कि आप अभी नाम याद कर लो कि कंटेन चीज देखेंगे अपन, तो कंटेन यहाँ पे कवर हो जाते हैं, यहाँ पे कवर हो जाते हैं। मैं इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है यहाँ पे बताऊंगा मैं, बट मैं यहाँ पे सब कुछ बता चुका हूँ यार, करेक्ट। अब कहने का मतलब ये है कि 6 तरह के कंटेन देखेंगे इसके, और जो पहला कंटेन अपन ने देखा कि अवोल्टा है, दूसरा कंटेन देखा पल्मोनरी ट्रंक है, तीसरा कंटेन देखा सुपीरियर वेना कावा है, चौथा कंटेन देखा इंफीरियर वेना कावा है, और पांचवा कंटेन देखा पल्मोनरी वेन। ये 5 कंटेन तो ये हो गए, और एक कंटेन और देखेंगे अपन जो इसके वेजल्स और इसकी जो हार्ट की वेजल्स और नर्व है, वो इसका 6 कंटेन देखेंगे। अपन आगे जाके देखेंगे कि जो असेंडिंग अवोल्टा है इसका कंटेन है, और ये अपन को पता है कि हमारा जो असेंडिंग अवोल्टा है वो ब्लड को ड्रेन करता है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ड्रेन करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, अवोल्टा के अंदर जाएगा, और राइट जो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, करेक्ट। और सुपीरियर वेना कावा है, अगर इसकी बात की जाए तो सुपीरियर वेना कावा का भी से हमारा ऊपर सुपीरियर वेना कावा होता है, फिर राइट एट्रियम, और फिर नीचे इंफीरियर इंफीरियर वेना कावा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुपीरियर वेना कावा का जो लोअर हाफ होता है, तो वो लोअर हाफ हमारे राइट एट्रियम के अंदर ब्लड ड्रेन करता है, और इंफीरियर वेना कावा ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना कावा होगा और नीचे की तरफ इंफीरियर वेना कावा होगा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों ही राइट एट्रियम के अंदर ब्लड ड्रेन करेंगे। बस फर्क इतना सा है कि जो सुपीरियर वेना कावा है इसका एक लोअर टू 1/3 पार्ट 1 to हाफ पार्ट, और जो इंफीरियर वेना कावा है इसका टर्मिनल पार्ट है, वो ब्लड ड्रेन करता है। और जो 4 तरह की पल्मोनरी वेन होती है जो जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती है, वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड ड्रेन करती है, वो चीजें देखेंगे। तो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, तो यहाँ पे कंटेन अपन कुछ भी नहीं देखेंगे, एक बार बस थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेंगे इसका। अब ये हमारा पूरा का पूरा ये है कंप्लीट हो जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम की जो लेयर के बारे में बात कर ली अपन ने। और एक पॉइंट और बच जाता है कि जो अपन ने कहा कि जो पेराइटल लेयर है वो कंटिन्यूस होती है विसरल लेयर में। कैसे, दिमाग में एक चीज आ जाती है कि ये पेराइटल लेयर कंटिन्यू कैसे हो जाती है विसरल लेयर में। तो सबसे बाहर की तरफ ये लाइन डायग्राम बता रहा हूं मैं एनाटॉमी का, यहाँ पे आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर ढंग से ड्रॉ करके बताऊंगा, बस यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ इसी सेम वीडियो के अंदर। ये सबसे बाहर की तरफ अगर ये जो इसका ब्लू कलर से जो लाइन दिख रही है आपको, ये है एक तरह का फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे की तरफ ये आपको इस तरह से मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ग्रीन कलर से, ये एक तरह का सीरस पेरिकार्डियम। बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है पेराइटल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की, और ये नीचे की तरफ है विसरल लेयर पेरिकार्डियम। तो मैं बोल सकता हूं कि पेराइटल लेयर है वो कंटिन्यू हो जाती है किसके अंदर, एक विसरल लेयर और सीरस पेरिकार्डियम के अंदर। कहां से कंटिन्यू होती है कि जो रूट ऑफ वेजल्स होता है, ये रूट ऑफ वेजल्स है, इस जगह पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रूट ऑफ वेजल्स है। तो रूट ऑफ वेजल्स के यहाँ पे से ये कंटिन्यू होती है, करेक्ट। आगे जाके मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर दूंगा सारी की सारी चीजें। अब अपन बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब अभी अपन ने देखा कि जो पेराइटल लेयर है जो पेरिकार्डियम की, वो एक फ्यूज होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ। अब तो जाहिर सी बात है कि दोनों आपस में फ्यूज होती है, तो इन दोनों की जो नर्व सप्लाई होगी वो भी सेम होगी। और जो विसरल लेयर है पेरिकार्डियम जो सीरस पेरिकार्डियम की, तो ये हमारे हर्ट के साथ फ्यूज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी जो हर्ट की सप्लाई होगी वही हमारे एक विसरल लेयर और पेरिकार्डियम की इसकी सप्लाई होगी। और हार्ट की जो सप्लाई होती है, अपन को पता है कि कार्डियक प्लेक्सस जो कार्डिक सप्लाई होती है, कार्डिक प्लेक्सस का फॉर्मेशन हो जाता है, आगे जाके देखेंगे अपन इसके अंदर देखेंगे कि एक ऑटोमेटिक नर्व सप्लाई करती है इसको, और वहां पे देखेंगे अपन कि कार्डिक वेनस का प्लेक्सस का फॉर्मेशन हो जाता है, और कार्डिक प्लेक्सस का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो 2 तरह की लेयर होती है, एक सुपरफिशियल और एक डीप। तो आगे मैं बताऊंगा कि जो अगर बात की जाए तो हमारे जो सर्विकल की अगर बात की जाए तो सर्विकल के अंदर 3 तरह के गेंगलिया होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और मीडियल। और जो सिंपैथेटिक चेन की अगर बात की जाए तो वहां पे स्टार्टिंग के जो 5 तरह के थोरेसिस गेंगलिया होते हैं, तो मतलब वो सुपीरियर और डीप कार्डिक प्लेक्स जो 5 तो थोरेसिस गेंगलिया और 3 है वो एक सर्विकल गेंगलिया है।
वो हम सुपीरियर और डीप कार्डिक प्लेक्सस के क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो चीजें अपन देखेंगे अभी आगे, बस बताने के लिए मैं बता दिया आपको। अब कहने का मतलब ये है कि अब इसकी जो सप्लाई होगी वो अलग होगी और इन दोनों की सप्लाई होगी, नर्व सप्लाई वो सेम होगी। तो इन दोनों की जो सप्लाई होती है वो एक सोमेटिक नर्व होती है और सोमेटिक नर्व के अंदर भी फेनिक नर्व, मैंने पढ़ा था यहाँ पे, बताया था आपको। और विसल की जो सप्लाई होती है वो ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई होती है इसके अंदर, मैं अभी बताऊंगा। और ऑटोनोमिक भी होती है एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो वो नर्व सप्लाई देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ आपको। तो अगर इसकी नर्व सप्लाई की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि फाइब्रस पेरिकार्डियम और जो हमारी जो बाहर जो पेराइटल पेरिकार्डियम है, जो सीरस पेरिकार्डियम है, इसके नर्व सप्लाई सेम होती है और जो विसल पेरिकार्डियम इसकी नर्व सप्लाई सेम होती है। तो इनके अंदर जो तीन पॉइंट है वो सेम है। तो ये जो नर्व सप्लाई है, अगर इसकी बात की जाए तो ये जो नर्व सप्लाई है, इस नर्व सप्लाई को आपको समझने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि अगर पेरिकार्डियम की आपने नर्व सप्लाई पढ़ ली तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने पेरिटोनियम और प्लूरा है उसकी भी नर्व सप्लाई समझ ली, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं वो सेम है, करेक्ट। मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारे चाहे प्लूरा की बात करो, चाहे पेरिटोनियम की बात करो, चाहे पेरिकार्डियम की बात करो, उनके अंदर भी जो फाइब्रस पेरिकार्डियम और जो उनकी पेराइटल लेयर है उन दोनों की नर्व सप्लाई सेम होती है। और उनके अंदर भी जो फाइब्रस है उसकी जो विसल लेयर है उसकी नर्व सप्लाई सेम होती है। तीनों के अंदर जो तीनों पॉइंट है वो सेम है। कौन कौन से पॉइंट? पहला पॉइंट कि तीनों की जो फाइब्रस पेरिकार्डियम और जो सीरस पेरिकार्डियम का भी जो पेराइटल जो लेयर है वो उनकी लेयर है वो पेन सेंसिटिव होती है, बाहर वाली लेयर, करेक्ट। और सेकंड पॉइंट ये है कि तीनों के अंदर भी सोमेटिक नर्व की सप्लाई होती है, तीनों की लेयर के अंदर भी। और उनके अंदर एक सोमेटिक की भी एक फेनिक नर्व, और फेनिक नर्व C3, C4 और C5 मैंने बताया था आपको, करेक्ट, ये सप्लाई होती है। और नेक्स्ट है कि तीनों का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है एक सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से तीनों का ओरिजिन होता है, करेक्ट। ये चीजें भी अपन देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि मतलब ये हुआ कि जो अगर बात की जाए एक आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि ध्यान से देखिएगा। चलो मैं अभी आपको ये चीजें बता देता हूं, फिर उसके बाद में जो विसल लेयर की अगर बात की जाए तो ये जो विसल लेयर है ये भी इसके भी 3 पॉइंट कॉमन है। एक ये पेन सेंसिटिव नहीं होती, क्रॉस का मतलब है सेंसिटिव नहीं होती, और टिक का मतलब है कि सेंसिटिव होती है, पेन सेंसिटिव के लिए होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम और जो पेराइटल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की, यही पेन सेंसिटिव होती है, विसल वाली पेन सेंसिटिव नहीं होती है। चाहे पेरिकार्डियम की बात करूं, चाहे पेरिटोनियम की बात करूं, चाहे प्लूरा की बात करूं, तीनों की बात सेम है। सेकंड, जैसे यहाँ पे सोमेटिक नर्व फेनिक नर्व सप्लाई होती है, वैसे यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई करती है। और ऑटोनोमिक भी एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अपन बात करते हैं। और नेक्स्ट है कि जो इसका फॉर्मेशन होता है ऑटोनोमिक नर्व का, वो एक कार्डियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन हो जाता है, इसका एक पॉइंट है। और उसके अंदर भी सुपरफिशियल और जो डीप है ये पॉइंट अपन पढ़ते हैं। और अभी मैंने इससे पहले एक पॉइंट बताया था आपको कि जो सुपरफिशियल और जो डीप कार्डिक प्लेक्सस का फॉर्मेशन कौन कौन करता है, मतलब 5 तो जो स्टार्टिंग की 5 तो थोरेसिस गैंग्लिया, और जो 3 जो सर्विकल गैंग्लिया है C3, सर्विकल गैंग्लिया C3, C4 और सुपीरियर इंफीरियर मीडियल, वो सप्लाई करते हैं, करेक्ट। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं और इसका डेवलपमेंट था सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, चाहे प्लूरा मैं बार बार वही चीजें रिपीट नहीं करूंगा, यार समझ जाओ। और इसका भी जो डेवलपमेंट है वो जो है इस प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म से इसका डेवलपमेंट होता है। अब कंटेंट की अगर बात की जाए तो कंटेंट अपन ने देख ही लिया, ऑलरेडी देख चुका हूं, मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले आपको एक पॉइंट समझा देता हूं कि अगर यहाँ पे अगर बात की जाए इस जगह पे, तो कहने का मतलब ये है कि ये पेन सेंसिटिव के लिए होती है। तो अपन ने कहा था कि जो डर्मेटोम्स होते हैं, जो C3 और जो C4 और जो C5 होती है,
ये इसके डर्मेटोम्स पे पेन होता है, करेक्ट। और और इसके डर्मेटोम कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, वो सुप्रा क्लेविकल रीजन होता है हमारे शोल्डर का, वहां पे लोकेटेड होते हैं। तो एक तो सुप्रा क्लेविकल रीजन है शोल्डर का, वहां पे पेन होगा। दूसरी बात कि जो नेक एरिया होता है उसका जो लेटरल की अगर बात की जाए तो वहां पे एक पेन होगा, तो दो जगह पेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अगर कंटेंट की अगर बात की जाए तो कंटेंट इसका सेम है, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। मैंने कहा था कि एक तो असेंडिंग अओर्टा, एक जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ये होता है, ड्रेन होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ड्रेन होता है ब्लड कहाँ पे, असेंडिंग अओर्टा के अंदर, और जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड ड्रेन होता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। एक मैंने कंटेंट देखा था सुपीरियर वेना कावा की लोअर 1/2 है वो राइट एट्रियम के अंदर जो ओपन होता है वो, और इंफीरियर वेना कावा का टर्मिनल पार्ट्स ये देखा था। और जो टर्मिनल वेन थी, जो 4 तरह की पल्मोनरी वेन होती है, अपन ने देखा था कि जो पल्मोनरी वेन है वो 4 तरह की जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती है। और एक नेक्स्ट कंटेन है एक हार्ट और उसकी ब्लड वेजल्स और नर्व। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कंटेन है, कंटेंट का मतलब क्या है, कंटेंट का मतलब कौन सी, जो कंटेंट की अगर बात करूं तो कंटेंट का मतलब ये है कि कौन सी ब्लड वेजल से वो बाहर निकलती है और कौन सी ब्लड वेजल से वो ब्लड वेजल्स उसके अंदर डालती है, उसके अंदर जाती है। तो वो सारी चीजें अपन कंटेंट के अंदर देख रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बता देता हूँ। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये हमारा जो नर्व सप्लाई है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। और अब बात करेंगे अपन इसके डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम दिखा देता हूँ आपको मैं, उससे पहले एक थ्योरेटिकल पॉइंट रह जाता है वो अभी बता। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट बच जाता है, वो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इससे सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है, इसको स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म से। तो ये आपको क्लियर समझ में नहीं आया होगा, कैसे मैं बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम हुआ, पेरिटोनियम हुआ या प्लूरा हुआ, इन तीनों का ही जो डेवलपमेंट होता है ना, वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म से होता है। और जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म होती है वो 2 तरह की लेयर में डिवाइड होती है, एक बाहर की तरफ पेराइटल और एक अंदर की तरफ विसर्स। जो पेराइटल लेयर की अगर बात की जाए तो पेराइटल लेयर है, ये पेराइटल लेयर तो डेवलपमेंट होती है एक सोमेटो मेसोडर्म से, और जो हमारी जो विसरल लेयर है वो डेवलपमेंट होती है हमारे एक स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म से। मतलब ये हुआ कि जो 3 की जो बाहर वाली जो लेयर है कि जो ब्लड सप्लाई होगी, और जो मतलब मैंने क्या कहा कि तीनों की जो बाहर वाली जो लेयर है, जो पेराइटल लेयर, चाहे पेरिटोनियम हो, चाहे प्लूरा हो, चाहे पेरिकार्डियम हो, मैं बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा हूं, उनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वही होती है जो वाल की होती है, करेक्ट। इन केस पेरिकार्डियम और प्लूरा, उनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वही होगी जो थोरेसिस वाल की ब्लड सप्लाई होगी, करेक्ट। और इन केस ऑफ पेरिटोनियम की अगर मैं बात करूं तो पेरिटोनियम की भी 2 लेयर है, एक पेराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। तो पेरिटोनियम की जो पेराइटल लेयर है ये इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वही होगी जो एब्डोमिनल वाल की जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है। और जो विसरल लेयर है इसकी ब्लड सप्लाई और जो नर्व सप्लाई वही होगी जो, कहने का मतलब ऑर्गन, जिस ऑर्गन को वो कवर कर रहा है, करेक्ट। अब ये जो मैं सप्लाई बता रहा हूं ये एक पेरिटोनियम की है, जबकि मैंने अभी इससे पहले एक पॉइंट बताया था कि जो प्लूरा और जो पेरिकार्डियम है उनकी तो जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वही होगी जो थोरेसिस वाल की सप्लाई है, करेक्ट, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। एक चीज बता देता हूं कि जो प्लूरा है तो प्लूरा के बाहर की तरफ तो अपन को पता है कि जो ऑर्गन है वो एक थोरेसिस ऑर्गन होता है, और सेम पेरिकार्डियम की अगर बात की जाए तो उसके बाहर की तरफ जो ऑर्गन है, वो अगर ऑर्गन की अगर बात की जाए तो उसके बाहर की तरफ अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसके बाहर की तरफ एक हर्ट है, तो वहां पे तो जो नर्व सप्लाई वो तो बात होती नहीं है। बट हमारे जो पेरिटोनियम जब पढ़ते हैं तो पेरिटोनियम का जो विसरल लेयर होती है, करेक्ट, एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपको कि पेरिकार्डियम
पेरिटोनियम और प्लूरा, इन तीनों की जो विसल लेयर होती है ना वो समझा रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मैंने अभी अभी क्या कहा कि प्लूरा की जो विसल लेयर है उसके बाहर की तरफ तो जो ओनली थोरेसिस ऑर्गनी लोकेटेड होगा, और जो पेरिकार्डियम की जो विसल लेयर है इसके बाहर की तरफ एक जो पेरिकार्डियम हार्ट की जो ऑर्गन लोकेटेड होगा, जबकि जो हमारा पेरिटोनियम है, ध्यान से सुनिएगा, पेरिटोनियम है उसका जो विसल लेयर है उसके बाहर की तरफ बहुत सारे तरह के ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। तो उसके बाहर की तरफ बहुत सारे तरह के ऑर्गन लोकेटेड होते हैं, तो उनके बाहर की तरफ जितने भी ऑर्गन की जो नर्व सप्लाई और जो ब्लड सप्लाई होगी वो सेम होगी हमारी विसल लेयर की जो एक ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई हो रही है। करेक्ट, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं बता देता हूं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने कवर कर लिया, अब मैं डायग्राम से इनको एक्सप्लेन करूंगा। अब होता क्या है कि मान लो ये इस तरह से डेवलपमेंट होता है हमारा मान लो ये हमारा ये जो ग्रीन कलर का जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये मान लो एक तरह का बलून है। बलून मतलब एक तरह का पेरिकार्डियम है। किस तरह से, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर अभी अभी मैंने कहा था कि ये है हमारा हार्ट, और हार्ट के बाहर की तरफ है ये है हमारी पेरिकार्डियम, करेक्ट। तो अब मैंने कहा कि हार्ट को बाहर से ये कवर कौन करके रखता है, हार्ट को बाहर से कवर कौन करके रखता है, ये हमारा पेरिकार्डियम कवर करके रखता है। तो मान लो ये हमारा एक तरह का बलून है, अगर इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये बलून है, और इस बलून के अंदर की तरफ अगर मैं इस हार्ट को अगर डालूं तो ये हार्ट इसके बाहर की तरफ ये पूरे की तरफ ये कवर करके रख लेगा इसको, करेक्ट। मतलब अब की बार क्या हुआ कि जो हार्ट है, इस हार्ट को ये बलून वाला जो स्ट्रक्चर है वो पूरे के पूरे हार्ट को कवर करके रख दिया। अब जब पूरे के पूरे कवर करके रख दिया तो कहने का मतलब वो मैं यही यहाँ पे भी यही चीज समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये बलून है, ये हमारा हार्ट है। तो हार्ट को मैंने यहाँ पे चार कैसे बनाया यार, दिमाग में एक चीज आ जाती, क्योंकि यार हार्ट के चार चेंबर होते हैं ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इसलिए मैंने चार बनाए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और फुला दूं या इसको और थोड़ा कवर करके रख दूं तो पूरे हार्ट को ये कवर करके रख लेगा, करेक्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब कहने का मतलब ये वाला जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है ये हमारा हार्ट है, और हार्ट का के बाहर की तरफ हमने कहा अभी अभी कि हमारे जो पेरिकार्डियम है इसकी कवरिंग होती है, मतलब पेरिकार्डियम कैविटी की कवरिंग होती है। अभी अभी मैंने यही चीज बोली थी। और इस पेरिकार्डियम कैविटी की अगर मैं बात करूंगा अभी आगे, तो इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो अब दो तरह की लेयर होती है हमारे जो इसके अंदर जो अगर इसकी बात की जाए पेरिकार्डियम के अंदर बाहर की तरफ ये आपको लेयर दिख रही होगी, ये पेराइटल वाली है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ अगर बात की जाए ये एक विसल लेयर है पेरिकार्डियम की। और इसके बाहर भी, लाल वाले के बाहर भी आपको एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी स्केच कलर से, ये एक फाइब्रस लेयर है पेरिकार्डियम, करेक्ट। और ये जो दिख रहा होगा ये एक ब्लड वेसल्स है, हमारा ब्लड वेसल्स है। तो मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझाया था कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि जो पेराइटल लेयर है और जो हमारी जो विसल लेयर है ये आपस में पेराइटल लेयर कंटिन्यू होके एक विसल लेयर बनाती है। कहाँ पे? रूट ऑफ वेसल्स के यहाँ पे। तो देखो ये रूट ऑफ वेसल्स है, तो रूट ऑफ वेसल्स के यहाँ पे ये एक इस यहाँ पे ये क्या करिए कंटिन्यू हो रही, तो ये यहाँ पे कंटिन्यू होती है। दूसरी बात बता देता हूँ आपको कि हमने बताया कि शुरू में कि जो हमारा हार्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे डायफ्राम, इसके नीचे डायफ्राम लोकेटेड होता है, तो इसके ऊपर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में स्पेस नहीं होता। एक्चुअली में ये स्पेस दिख रहा है ये ग्रीन वाली रेड वाली के बीच में, और ये रेड और ब्लैक के बीच में, ये स्पेस नहीं होता। ये बस आपको समझाने के लिए स्पेस बताया मैंने। एक्चुअली में जो अगर बात की जाए, रियल की अगर बात की जाए, तो रियल के अंदर अपन देखते हैं कि जो ग्रीन वाली जो फाइब्रस लेयर है और जो ये वाली जो पेराइटल लेयर है हमारे,
तो इस पेराइटल लेयर ऑफ जो सीरस पेरिकार्डियम की, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होता। स्पेस प्रेजेंट होता है ओनली लाल और लाल के बीच में, मतलब पेराइटल और विसल्स के बीच में स्पेस होता है ओनली। और जो लाल और जो ब्लैक है वेजल्स और जो हमारी जो विसल है, इसके बीच में भी स्पेस नहीं होता। मतलब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि लाल और लाल के बीच में स्पेस होगा, पेराइटल और विसल्स के बीच में भी एक कार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से स्पेस होता है, बाकी जगह स्पेस नहीं होता है। करेक्ट। अब इसको मैं और ज्यादा अगर इसको डिटेल में अगर देखूं और एलिब्रेट करके अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊं आपको, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा इसको खोल के इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी सबसे बाहर जो ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये क्या है, एक तरह की वेजल्स। मैंने अभी कहा आपसे कि ये क्या है, एक तरह की वेजल्स है बाहर में। अब ये एक वेजल से, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर की जो लेयर है, ये ग्रीन कलर की लेयर है, मैंने यहाँ पे ये बनाई है आपको। तो ये एक फाइब्रस लेयर है, और इसके अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये एक तरह का सीरस पेरिकार्डियम है। और सीरस पेरिकार्डियम की भी दो लेयर होती है, बाहर की तरफ पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम और अंदर की तरफ विसरल पेराइटल पेरिकार्डियम। करेक्ट। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको पेरिकार्डियम कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है, जो जब हमारा हार्ट बीट करता है उस समय लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। वो चीजें मैं बताऊंगा, और इसका एक क्लिनिकल भी है, वो भी मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे। तो और फिर उसके नीचे की तरफ यहाँ पे एक मायोकार्डियम होती है, हार्ट की वाल होती है, पहले मायोकार्डियम फिर एंडोकार्डियम, और फिर नीचे की तरफ यहाँ हार्ट चैम्बर होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आउटर साइड से इनसाइड है। सबसे बाहर जब आउटर साइड की देखें तो जब सीक्वेंस कैसे होता है, सबसे बाहर आपको फाइब्रस लेयर देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में पेराइटल लेयर मिलेगी, फिर इसके बाद में जो आपको विसल लेयर मिलेगी, विसल लेयर के बाद में आपको मायोकार्डियम मिलेगी, मायोकार्डियम के बाद में आपको एंडोकार्डियम मिलेगी, और एंडोकार्डियम के बाद में आपको हार्ट चैम्बर मिलेगा। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है यार, ये जो सीक्वेंस है ये बताने के पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। जब अपन सर्जरी करते हैं या फिर अब कोई भी जो स्ट्रक्चर है अगर हार्ट के अंदर डालना हो या हार्ट से निकालना हो, तो हम इसी पाथ से फॉलो करके हुए जाते हैं अंदर, आउटसाइड से इनसाइड। तो तब ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये कौन सी लेयर है, ये क्या है, ये सारी स्ट्रक्चर अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम की अगर जभी भी बात की, और ये जो विसल लेयर है इसे कोई एपिकार्डियम बोला था अपन शुरू में, करेक्ट, आपको याद हो तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम की अगर जभी भी बात की जाए, तो इन तीनों को ही एक साथ मिलकर अपन हार्ट वाल्व, ये तीनों ही एक हार्ट वाल्व का फॉर्मेशन करती है, और इन तीनों को एक साथ मिलकर अपन हार्ट वाल्व बोलते हैं। करेक्ट। और जो फाइब्रस लेयर, पेराइटल लेयर और जो हमारी विसल लेयर है, ये तीनों ही मिलकर एक पेरिकार्डियम की लेयर है, ये तीनों ही। करेक्ट। और इन तीनों को अपन आपस में पेरिकार्डियम बोलते हैं। करेक्ट, ये चीज आपको पता होगा। तो ये सारी की सारी नर्व सप्लाई बताई अपने, इधर अपने थ्योरेटिकल पोर्शन बताया, इधर अपने इसका डायग्राम देखा। अब मैं बताना चाहूंगा इसके क्लिनिकल के बारे में। तो क्लिनिकल आ जाते हैं, तो फिर से मैं बता देता हूं, अगर इसका क्लिनिकल आपने समझ लिया तो जाहिर सी बात है कि आपने पेरिटोनियम का भी क्लिनिकल समझ लिया, प्लूरा का भी क्लिनिकल समझ लिया। तीनों का क्लिनिकल है वो सेम है यार, पहले बता देता हूं, क्योंकि तीनों की नर्व सप्लाई भी सेम है, तीनों का क्लिनिकल भी सेम है, तीनों की जो लेयर है वो भी सेम, मैंने बताया, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी सेम। अब कहने का मतलब ये है कि इसका जो क्लिनिकल है वो पेरिकार्डियम कैविटी है। अगर ये फ्लूइड का इसका क्लिनिकल है वो क्या है, वो क्लिनिकल क्या है कि जो पेरिकार्डियम जो कैविटी होती है, उस पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब इस पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे जगह कम थी, इसलिए मैंने क्या किया कि ये पिंक कलर वाली जो लाइन से इसको क्लिनिकल मैंने इस साइड में बना दिया। तो अगर आपके पास अगर स्पेस रहता है, अगर आप, तो मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था कि आपको नोट्स तो बनाने नहीं है। अगर आप नोट्स बनाना भी चाहो तो यहाँ पे उस सीक्वेंस से बनाना कि यहाँ पे थोड़ी जगह रह जाए, तो इसके जो क्लिनिकल है वो आप इधर ही लिख दो। यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने क्लिनिकल ये
पिंक कलर की लाइन से इस साइड में यहाँ पे इसके क्लिनिकल बताए हैं समझाने के लिए जगह की वजह से। तो मैं बता देता हूँ क्लिनिकल क्या है इसके, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसके क्लिनिकल के बारे में बात करें तो अपन ने कहा कि जो पेरिकार्डियम कैविटी होती है इसके अंदर क्या होता है, ये प्लस का जो साइन बताया ना मैंने, ये बनाया है, ये क्लिनिकल को डिनोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, अब जाहिर सी बात है कि इन फ्लूइड के अंदर ब्लड आ जाए या इस फ्लूइड के अंदर एयर भर जाए, हवा भर जाए, या फ्लूइड का अमाउंट एक्सेस होता है, तीनों की तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लो अगर इस फ्लूइड के अंदर ब्लड आ गया तब उसको एनाटॉमी के फॉर्म में उसको हीमोपेरिकार्डियम बोलेंगे। अगर फ्लूइड के अंदर हमारा जो फ्लूइड प्रेजेंट है अगर उसके अंदर हवा आ गई, एयर प्रेजेंट हो गई है, तो एयर बबल्स आ गए, तो जाहिर सी बात है कि हवा आ गई, एयर आ गई, तो उसको निमोपेरिकार्डियम बोलेंगे। और अगर फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में हो गया तो उसको हाइड्रोपेरिकार्डियम बोलेंगे। मतलब एक फ्लूइड है उसका एक्सेस अमाउंट फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से हाइड्रोपेरिकार्डियम बोलेंगे उसको। अब जो फ्लूइड एक्सेस की अगर बात की जाए, ये बहुत सारी बुकों के अंदर लिखा नहीं होता, तो बहुत सारी बुकों के अंदर ये फ्लूइड एक्सेस के जगह पेरिकार्डियम इफ्यूजन और एक तरह का कार्डिक टेम्पोनेट लिखा होता है, तो बात एक ही है। अपन पढ़ते हैं कि जब अपन देखते हैं कि हमारे जो अगर बात की जाए जब अपन देखते हैं कि जब हमारा प्लूरा के अंदर जब हवा जो फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाता है तो उसको वहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक प्लूरो इफ्यूजन बोला जाता है। और जब अपन और जब अपन बात करते हैं कि जब हमारे पेरिटोनियम के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है तो उसको हाइड्रोपेरिटोनियम बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जगह इसको पेरिकार्डियम इफ्यूजन भी लिखा रहता है और बहुत सारी तरह की जगह इसको कार्डिक टेम्पोनेट भी लिखा होता है। ये एक अच्छा नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी बुकों के अंदर लिखा होता है कि बात एक ही है, चाहे पेरिकार्डियम इफ्यूजन बोलूं चाहे कार्डिक टेम्पोनेट बोलूं, मतलब दोनों का ही मतलब है कि फ्लूइड है वो एक्सेस अमाउंट में फॉर्म हो गया। अब जाहिर सी बात है कि फ्लूइड जब एक्सेस अमाउंट में भर गया तो हमारा जो हार्ट है वो कंप्रेस करेगा, और जब हार्ट कंप्रेस करेगा तो कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो फिलिंग है, भाई फ्लूइड ज़्यादा भर गया, एक्सेस अमाउंट में हो गया तो हार्ट कंप्रेस होगा, और जब हार्ट कंप्रेस होगा जिसकी वजह से जो ब्लड की जो फिलिंग होगी वो भी कम होगी, और जब ब्लड की फिलिंग कम होगी जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो भी कम होगा, करेक्ट। अब जब कार्डिक आउटपुट कम होगा, जाहिर सी बात है एक तरह का ऐसा है, ये एक तरह की वही बात हो गई कि अगर हमारे किसी जगह अगर बात करो भी, या ऐसा बोलूँ मैं कि अगर हार्ट के अंदर पानी कम है, वैसे हार्ट के अंदर पानी क्या आएगा, ब्लड होता है हार्ट के अंदर, तो मैं समझाने के लिए बात करता हूँ। मान लो अगर कोई थैली है, पॉलीथीन है, अगर उसके अंदर मैंने क्या किया कि पानी भरा, अब पानी भरा मैंने क्या किया कि उसके अंदर से अगर मैंने छेद किए, करेक्ट, अब छेद किए तो अगर उसके अंदर पानी कम है तो कम ही बाहर निकलेगा, आउटपुट भी कम ही होगा। बट अगर पानी ज्यादा होता तो ज्यादा ही बाहर निकलता, तो सेम उसी तरह का है। अगर फिलिंग ही कम होगी तो कम जो कार्डिक आउटपुट है वो निकलेगा भी कम ही निकलेगा, करेक्ट। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में हो गया तो अब इसको कैसे निकाले, तो इसके लिए भी है ना, इसके लिए भी तरीका है ना यार। इसके लिए तरीका है कि निडल और सिरिंज की हेल्प से अपन इस जो फ्लूइड जो फॉर्म हो गया ज्यादा अमाउंट पे हमारे इसके अंदर पेरिकार्डियम के अंदर, तो वहां पे कहने का मतलब ये है कि उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक निडल और एक सिरिंज की हेल्प से उसको निकालते हैं। और जब निडल और सिरिंज की हेल्प से निकालते हैं तो उसको बोला जाता है पेरिकार्डियोसेंटोसिस, करेक्ट, सेंटेसिस बोला जाता है। अब वो भी अब ऐसा तो है नहीं यार कि कहीं से भी अपन निकाल ले, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, या तो मैं एक पेरास्टेर्नम अप्रोच से निकाले या फिर सब जिपोइड अप्रोच से निकाले उसको। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है, क्या पेरास्टेर्नम अप्रोच होती क्या है, सब जिपोइड अप्रोच होती क्या है, वो भी बता देता हूँ। पेरास्टेर्नम अप्रोच क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो सिरिंज और जो निडल होती है उसको जो स्टेर्नम होता है उसके जो लेफ्ट बॉर्डर होता है, जनरली ये हमारा स्टेर्नम है, ये इसका बॉडी है और नीचे की तरफ जिफर्ड प्रोसेस है। तो इसका जो अगर यहाँ पे बात की जाए, ये इसकी लेटरल साइड है और ये लेटरल बॉर्डर है इसका, और ये इसका राइट बॉर्डर है। तो लेटरल बॉर्डर से सिरिंज डालते हैं और
कहाँ से कहाँ तक डालते हैं, फिफ्थ और सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस होता है। ये हमारा फिफ्थ, यहाँ पे बॉडी की अगर बात की जाए, यहाँ से सेवंथ रिब्स इंटरकोस्टल स्पेस होता है यहाँ पे, और इसके ऊपर की तरफ फिफ्थ और सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस होता है। और जो सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, ये जो सेवंथ रिब्स होता है, ये हमारे एट्थ, नाइन्थ और टेंथ जो रिब्स होता है इससे अटैच हो जाता है। और अपन ने कहा था, अपन बोलते भी है कि जो शुरू के जो 7 रिब्स होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, मतलब वो डायरेक्ट हमारे स्टेरनम से अटैच होते हैं। जबकि 8th, 9th और 10th होता है, ये फास्ट रिब्स बोला जाता है, ये डायरेक्ट हमारे स्टेरनम से अटैच नहीं होता। और जिसके नीचे की तरफ एक 11th और 12th रिब्स होता है, जो उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जो हमारे स्टेरनम से अटैचमेंट नहीं होता। अब कहने का मतलब ये है कि अब ये जो फिफ्थ और जो सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस है, फिफ्थ और सिक्स के बीच में एक इंटरकोस्टल स्पेस। अब यहाँ पे जो फिफ्थ और सिक्स के इंटरकोस्टल स्पेस जो मैंने ग्रीन कलर से डॉट से स्ट्रक्चर शो कर रखा है, तो स्टेरनम के लेफ्ट बॉर्डर से हम निडल डालेंगे और इन फिफ्थ और सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस तक डालेंगे। करेक्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक फ्लूइड निकाल लेते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड, और ये निकालने के बाद में हम क्या करते हैं कि उसको मतलब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब जो एक्सेस अमाउंट में बढ़ गया था ना उसको निकाल लिया। सेकेंड अपन बात करते हैं सब जिफॉइड अप्रोच। सब जिफॉइड नाम से पता चल रहा है कि जिफॉइड के आसपास होगा, जिफॉइड प्रोसेस के। तो ये जो जिफॉइड प्रोसेस है और जो जिफॉइड प्रोसेस और जो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है, ये लेफ्ट कोस्टल मार्जिन इसके एंगल पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वहां से हम क्या करते हैं कि निडल और जो सिरिंज है वो पास करते हैं। मैंने क्या कहा कि जिफॉइड प्रोसेस और लेटरल कोस्टल मार्जिन है उसके एंगल के बीच में, वहां से सिरिंज और निडल डालते हैं और वहां से हम क्या करते हैं कि एक जो फ्लूइड है जो एक्सेस अमाउंट में भर गया था, जिसको हाइड्रोपेरिकार्डियम, एक पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनेट बोला था, वो निकाल देते हैं। और उस टेक्निक को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटोसिस। तो इतनी ये हमारा पूरा का पूरा जो पेरिकार्डियम है वो पूरा का पूरा पेरिकार्डियम कवर हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो पेरिकार्डियम है बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है, वो सारा का सारा टॉपिक है मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने बात की कि पेरिकार्डियम का जितना भी टॉपिक था वो सारा का सारा रिकवर कर लिया है इसी वीडियो के अंदर अपन ने। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि जो पेरिकार्डियम है, इस पेरिकार्डियम की जो नर्व सप्लाई है ये देखिए अपन ने, और इसके क्लिनिकल देखें, इसकी नर्व सप्लाई और इसके क्लिनिकल देखें तो ये सेम है प्लूरा और पेरिटोनियम। तो आपको अगर वहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हो तो ये अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपको वो इनकी जो नर्व सप्लाई है वो भी आपको उसके क्लिनिकल और नर्व सप्लाई भी समझ में आ जाती है। और एक क्या है कि जो हार्ट की एग्जाम के अंदर क्या पूछते हैं, एक हार्ट की ब्लड सप्लाई भी पूछते हैं। और ब्लड सप्लाई के अंदर आपको क्या है कि उसकी जो वेनस ड्रेनेज भी बताना है आपको, और वो सारी, और उसके क्लिनिकल भी बताना है। करेक्ट। तो जब ब्लड सप्लाई पूछते हैं किसी भी ब्लड सप्लाई पूछे, स्टोमक की ब्लड सप्लाई पूछे, पेरिकार्डियम की ब्लड सप्लाई पूछे, हमारे अगर कोई भी किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई पूछे, तो उसके अंदर आपको क्या है कि आर्टेरियल सप्लाई और एक वेनस सप्लाई दोनों ही बतानी है आपको। करेक्ट। तो कभी भी ये नहीं करना आपको कि अगर ब्लड सप्लाई आ गई तो उसके अंदर आपको आर्टेरियल सप्लाई कर रहे हो, आप वेनस सप्लाई नहीं कर रहे, तो वो गलत हो जाएगा। उसके नंबर भी फिर उसी हिसाब से मिलेंगे आपको। तो वो सारी चीज़ें भी उसी के अंदर है। और वो चीज़ें हैं कि, और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी जो ब्लड सप्लाई और जो जो आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई हार्ट की और इसके क्लिनिकल है, उन सभी का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसी का भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि, और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका आपको मतलब इन दोनों की एनाटोमी भी आपको पता होनी चाहिए। तो राइट एट्रियम की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वो भी वहाँ से आप देख सकते हो। बची बात, और रही बात हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, तो वो भी मैं वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसी का भी लिंक दे दूंगा बाद में। करेक्ट। अब थोरेक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अक्सर इस मतलब यही है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हुआ,
हमारे जो कोई भी थोरेसिस डक्ट हुई, हमारे जो पेरिकार्डियम हुआ, हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई हैं, उसके क्लिनिकल्स हैं, और जो एब्डोमिनल अवोल्टा की ब्रांचेस हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। एब्डोमिनल अवोल्टा का भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, और तो उसके अंदर जितने भी और वो जो वीडियो बनाऊंगा उसको आपको मतलब एक मतलब कहने का मतलब निमोनिक्स की फॉर्म से बोलूँ या ट्रिक्स की फॉर्म से बात करूँ तो उसकी फॉर्म से आपको जितने भी एब्डोमिनल अवोल्टा की जितनी भी ब्रांच होती है सारी की सारी ब्रांचेस उनको मैं आपको क्लियर करूंगा एक निमोनिक्स और एक ट्रिक्स की हेल्प से। तो वो भी चीज़ें आपकी टिप्सों पे हो जाएगी, करेक्ट। तो वहाँ वो भी आप अपन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आपको थोरेक्स की कोई भी वीडियो चाहिए या किसी भी, चाहे आपको अपर लिम, थोरेक्स, जो लोअर लिम, हमारे हेड एंड नेक, ब्रेन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में पैथो हो गई, फार्मा हो गई और माइक्रोबायोलॉजी हो गई, इन किसी का भी अगर वीडियो चाहिए तो जो वीडियो है उसके मतलब जो मेरी जो मेडिकोज स्टूडियो की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सेपरेटली हर टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स और अपने बेचमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से वो शेयर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा चैनल है मेडिकोज स्टूडियो, ये मेडिकोज स्टूडियो के अंदर अपन जो 4 साल की जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इन 4 साल की हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की एक मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी की वीडियो डालूंगा मैं, करेक्ट। और मतलब मैक्सिमम ऐसा मैंने देखा है, सर्च किया है, ऐसा मैंने बहुत अलग अलग तरह के वीडियो देखे, अलग अलग तरह की जगह देखी, तो मेरे को मतलब ये अनुमान लगाया और मेरे को ये पता चला कि ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिस पे पूरे की पूरी जो MBBS है वो एक सिंगल चैनल में कवर हो जाए। मतलब उन सिंगल चैनल पे पूरे के पूरे MBBS के वीडियो है वो कवर हो जाए। बट मेडिकोज स्टूडियो जो यूट्यूब चैनल है इसको अपन ऐसा बना देंगे कि जिस पे आपको MBBS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इन सभी की वीडियो आपको अवेलेबल होगी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम के अकॉर्डिंग मैं भरोसा दिलाता हूँ, आशा करता हूँ आपसे कि आपको जो वीडियो है वो मिलती रहेगी। और दूसरी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है और टेलीग्राम लिंक पे आपको क्या करना है कि आपको मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको डायरेक्ट विजिट करवाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। वहाँ से अगर टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डेली क्या करता हूँ कि एक MCQ डालता हूँ और उसका जो आंसर है मैं वो क्वेश्चन डालने के अप्रोक्स 12 आवर्स के बाद में डालता हूँ, आफ्टर 12 आवर्स के बाद में डाल देता हूँ उसका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप डेली भी अगर एक MCQ की भी अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, और जो MCQ है वो एक लल्लू पल्लू तो MCQ नहीं डालता मैं यार, एक नीट PG के हिसाब से MCQ डालता हूँ, करेक्ट। तो नीट PG के हिसाब से अगर MCQ डालता हूँगा तो जाहिर सी बात है कि यार उसके अंदर दम तो होगा ही MCQ के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि वो अगर आप डेली भी एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो डेली, तो वो पूरा का मतलब आप लास्ट तक देखोगे कि आपके इतने क्वेश्चन मतलब रिकवर हो गए कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये मैं पता ही नहीं लगता कि यार अगर डेली अगर एक महीने के अंदर 30 भी क्वेश्चन करते हैं ना यार, तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं लास्ट तक, करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने इतनी बात की। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर टेलीग्राम चैनल की बात करूं तो अगर टेलीग्राम चैनल पे मैंने जितने भी पहले वीडियो डाल रखे हैं उन सभी का लिंक, उन सभी के नोट्स और उन सभी के जो वीडियो है वहाँ पे अवेलेबल है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेडिकोज स्टूडियो है इसका भी मैं एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च करूँ। तो आशा करता हूँ कि अभी फिक्स नहीं कह सकता, पर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हम क्या करेंगे, बहुत ही जल्द एक मेडिकोज स्टूडियो जो एक ऐप है वो भी बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो सारे के सारे जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, सेकंड ईयर के अंदर जो फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी है, सेकंड ईयर के अंदर फार्मा, पैथो और माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड ईयर के अंदर ENT, PSM
और ये सारी चीज़ें देखते हैं अपन। और 4th ईयर के अंदर देखते हैं सर्जरी वगैरह। तो वो सारी चीज़ें अपन उसी के अंदर आपको नोट्स और वीडियो सारी एक एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड होगी। और जो देखते हैं अभी सोचा है, बस अभी कह नहीं सकते कि कब लॉन्च करें। हो सकता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगे। जब तक के लिए आप मेरा जो मेडिकल स्टूडियो जो यूट्यूब चैनल है उसको देखें। और फिर लास्ट में आपसे एक ही आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और जो भी चैनल्स पे को जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे, और अपने और फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या है कि मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज टेलीग्राम के माध्यम से भी कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हो, और जो मेरा फेसबुक पेज है गुनाव 37 वहाँ पे भी जाके आप मैसेज कर सकते हो। और यार मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यार आप लोग कमेंट भी करें साथ में। तो कमेंट करने से होगा क्या कि आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, और मैं जितना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा, और उतना ही आप लोगों के लिए जो हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करें। थैंक यू।